जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव की गिनती लगातार चल रही है। 1 घंटे बीत चुके हैं और अब तक 53 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि गुपकर जो गठबंधन है वो 16 सीटों पर अपने आप को आगे चला रहा है और अन्य के खाते में 18 सीटें अभी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर क्षेत्र में 140 में से 4 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है और 4 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां पर आगे चल रहे हैं। पूरे सीट जो हैं वो 280 हैं, जिसमें से 140 जम्मू क्षेत्र के हैं, 140 कश्मीर क्षेत्र के हैं। धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर का ये पहला चुनाव है और ये रुझान जो अभी आपके सामने है ये अपनी एक अलग तस्वीर, एक अलग कहानी बता रही है। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी, अब आप बताइए क्या नई कहानी आपके सामने? कहानी इतनी ही है कि आज जो भी नतीजा सामने आएगा वो ना सिर्फ दर्शकों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए हम ये समझा दें कि ये अपने आप में दिलचस्प इस लिहाज से होने जा रहा है। ये एक मैंडेट होगा कि क्या वाकई में धारा 370 निरस्त करना ये वहां के लोगों को पसंद आया है या नहीं। एक एक बार हम आंकड़ा पहले बता देते हैं क्योंकि रुझानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम सबसे पहले बारामूला सीट के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि बारामूला में क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए 14 सीटें हैं और यहाँ पर गुपकार के पास 5 जाती हुई नजर आ रही है। तो जो हम ट्रेंड कह रहे हैं वो ट्रेंड सब कुछ इन आंकड़ों पर ही डिपेंड करेगा। ये उनकी सोच पर डिपेंड करेगा कि क्या सोचकर मतदाताओं ने मतदान किया है। तो ये आप देखिए, ये बारामूला की हमने बात की। अब आप कुपवाड़ा की स्थिति देखिए। कुपवाड़ा में अभी केवल एक ही सीट का ट्रेंड आया है, 14 में से एक सीट जो कि अन्य के खाते में गई है। और अगर आप टोटल टैली देखेंगे तो अन्य के पास बहुत सारी सीट जाती हुई अजय नजर आ रही है। अच्छा, बांदीपोरा में देखिए 14 सीटें हैं, यहाँ पर 3 सीटों के रुझान आए हैं और तीनों अभी गुपकार के पास दिखाई दे रही हैं। 6 दल है जिसमें पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है। अब आप देखिए अनंतनाग में क्या स्थिति है। अनंतनाग में भी 14 सीटें, 2 सीटों का रुझान, 1 बीजेपी, 1 गुपकार। अगली सीट देखते हैं अनंतनाग के अलावा और कौन कौन से। पुलवामा में देखिए 14 सीटें, हर जगह एक ही रेशियो है। यहाँ बीजेपी के पास 0, गुपकार के पास 1। इसका मतलब ये है अजय कि ये साफ दिखाई दे रहा है, चाहे बारामूला हो, बांदीपोरा हो, अभी यहाँ पर गुपकार का असर दिखाई देता है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो इसमें खास करके बांदीपोरा आपने दिखाया, वहाँ पर अन्य के खाते में जो सीट जाती हुई जो रुझान अभी दिखाई दे रही है, ये वो तमाम क्षेत्र हैं, खास करके दक्षिणी कश्मीर, जहाँ आतंकवाद बड़े पैमाने पर रहा, जहाँ पर हम मानते हैं कि पाकिस्तान का प्रभाव भी बड़े पैमाने पर है और खास करके गुपकार गैंग के पीडीपी का बहुत ज्यादा असर दक्षिण कश्मीर पे है, जो कि उनका मेन वोट बैंक है और वो अन्य के खाते में जाता दिखाई। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक अलग तस्वीर सामने प्रस्तुत कर रहा है और दिखा रहा है आपको कि किस तरह से जो चुनाव के रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और ये दरअसल यही रुझान आपके सामने ये भी बता रहे हैं कि स्थिति क्या होती दिखाई दे रही है। देवेंद्र प्रसाद हमारे संवाददाता इस वक्त हैं, साथ साथ मंजूर मीर भी हैं और गुरु प्रकाश जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आनंद पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद और जी हाँ, और इलियास लवे जी हैं जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा लवे जी, आपसे ये समझना चाहूँगा, ये जो चुनाव है ये कश्मीर की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जब से यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये पहले चुनाव है। 51% से ज़्यादा लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा है और यह भरोसा दिख भी रहा है। आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, आपको बताएं, जैसे कि आपने बता दिया 370 और अनुच्छेद 35 को हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार जो मौका मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके सामने अपनी एक राय प्रेजेंट करने का, तो उसका रिजल्ट आज आपको शाम तक आ ही जाएगा जी। जहां तक ट्रेंड्स की बात चल रही है वहां तक मैं समझता हूं कि कश्मीर में जो गुपकार अलायंस है या एंटी बीजेपी, मैं गुपकार अलायंस को छोड़ के मैं आपको बता देता हूं कि एंटी बीजेपी जो यहाँ में माहौल चल रहा है वो आपको ट्रेंड से भी पता चल रहा होगा। जो अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा रही है वो तो बीजेपी के खाते में नहीं जा रही है, मीन्स कि वो गवर्नमेंट के खाते में जा रही है। और दूसरी चीज, जो जिस माहौल में सरकार ने ये डीडीसी के या पंचायत के इलेक्शंस करवाए, वो माहौल देखने वाला, वो जानने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि खाली बीजेपी के कैंडिडेट्स मैदान में कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे, बाकी सारे कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ। बीच में रोक रही हूं, मैं थोड़ा सा आपके ओपिनियन से डिफर करती हूं और मैं यहाँ पर डिफर करती हूँ कि कश्मीर में भी अगर वो इतना कर पा रही है बीजेपी, इसका मतलब ट्रेंड तो बदल रहा है। ये तो आप मानेंगे कि ट्रेंड कुछ बदल रहा है, बीजेपी को पसंद करने वाले भी लोग अब उस इलाके में बढ़ रहे हैं।
देखिए, हमारा जो मुल्क है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं ये नहीं कह सकता कि खाली बीजेपी या ये पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के कैंडिडेट्स ही हमारे मैदान में आ सकते हैं। लोगों ने ओपनली वेलकम किया है सारे कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ रखते हो। हम एक सेक्युलर मुल्क में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो एक पार्टी को हम ये नहीं कह सकते कि उसके कैंडिडेट्स क्यों कैंपेन कर रहे हैं। मेरा जो बेसिकली ओपिनियन है वो अलग है। मैं कह रहा हूं कि खाली एक पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं लवे साहब, अगर आप कैंपेनिंग लवी साहब, इसमें थोड़ा सा ओपिनियन फर्क है, क्योंकि अगर एक पार्टी का कैंपेन बड़े पैमाने पर दिखाई देता है और बाकी पार्टियां धीरे धीरे गुपचुप तरीके से कैंपेन करती हैं, तो इसका रुझान आएगा। आप जैसा कह रहे हैं, रुझान सामने रखेगी ही चीज़ों को सामने। गुरु प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। गुरु प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का आरोप गुपकार के लोग लगातार लगाते रहे कि आपने पूरी कैंपेन की मशीनरी अपने ऊपर, अपने हाथ में ले रखी थी, क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से आपको मदद मिल रही थी। क्या यह आरोप कहीं भी लेश मात्र भी आपके लिए सही बैठते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि गुपकार गठबंधन के जो नेता हैं, या जो ये महागठबंधन मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर उन्होंने बनाया है, इनका वहां के आवाम से कोई संबंध नहीं है। जो 370 और 35A के हटने के बाद लोगों का अपार जन समर्थन हम लोगों को मिला है। देखिए, आपको समझना होगा, दक्षिणी कश्मीर में जहां लोग कहते थे कि भाई लोग नहीं निकलेंगे मतदान करने, मेरे पास डेटा है, कुपवाड़ा कहिए, अनंतनाग कहिए, शोपियान कहिए, 60 से 70% एवरेज लोग निकले हैं। और ये अपने आप में जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होता है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम लोग बात करते थे, 370 की वजह से वो वंचित था। पहली बार डीडीसी का चुनाव हुआ, पहली बार बीडीसी का चुनाव हुआ, तो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कैसे होना, ग्रासरूट डेमोक्रेसी कैसे डेवलप करना, लोकल लेवल पे लीडरशिप कैसे कल्टीवेट करना, ये सब इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। आप देखिएगा, आज नतीजा जो भी हो, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि लोगों ने निरंतर, जम्मू कश्मीर के आवाम ने, जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने हमारे 370 और 35A को हटाने की निर्णय की वेरीफाई कर दिया और उसकी पुष्टि कर दी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों का जो बड़े पैमाने पर बाहर निकलना, भागीदारी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मंजूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से। मंजूर, ये बताइए कि लोगों की जो भागीदारी थी, क्या ये भागीदारी ये स्पष्ट नहीं करती कि लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा और प्रक्रिया उनके जहन में है, और इसी को आज हम देख रहे हैं, क्योंकि 35 साल के बाद डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अजय, देखिए, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी चुनाव पहली बार हो रहे हैं, और जिस तरह से हमने चुनाव देखा, इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि लोग बढ़ चढ़कर इन चुनावों में हिस्सा लेंगे। निस्संदेह ही ये लोकतंत्र की जीत है कि लोग खुलकर बाहर आए। -60 डिग्री के तापमान में सुबह 7 बजे से ही लोग कतारों, लंबी लंबी कतारों में अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे थे। ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है हमें 8 फेज़ में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है। निस्संदेह ही इन चुनावों में जहां एक तरफ से पीपुल्स अलायंस गुफकार डिक्लेरेशन है, जो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उसे वापस लाने के मुद्दे को लेकर लोगों के पास गए, उनसे वोट मांगा, अपने कैंडिडेट खड़े किए बीजेपी को दूर रखने के लिए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इन चुनावों में अपना प्रचार किया, उनके सभी बड़े केंद्रीय जो मंत्री थे वो कश्मीर आए, उन्होंने प्रचार किया, और वो हर उस डिस्ट्रिक्ट में गए जहां पर शायद बाकी लोकल जो यहां की रीजनल पार्टीज है वो नहीं पहुंच पाई। सईद शाहनवाज हुसैन पिछले 2 महीने से लगातार कश्मीर में कैंप किए हुए हैं, हर जगह पर वो गए। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अब बीजेपी के साथ कश्मीर में जुड़ना जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये हमें तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिला है। मंसूर, मैं देवेंद्र के पास जा रही हूँ। देवेंद्र, जो बात मंसूर कह रहे हैं कि एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों का भरोसा है वो दिखाई दे रहा है, तो क्या यही मोमेंटम जो वोटिंग में दिखाई दिया वो अब ट्रेंड्स में भी दिखाई देगा? आप ऐसी संभावना जता रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के पास हम देख रहे हैं जो 62 सीटों का रुझान आ रहा है, 20 सीटें दिखाई दे रही हैं बीजेपी के पास। ये जम्मू रीजन में तो निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन दूसरी तरफ वैली की बात कर लें तो वैली पे बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है। पहले आप देखें तो पहले बीजेपी का कोई ऐसा जनाधार नहीं था। हाल के दिनों में निश्चित तौर पे बीजेपी ने वहाँ पे अपनी पकड़ बनानी शुरू की है, और उस हालत में आपने देखा कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके परिवार के सहित उनकी हत्या कर दी गई। तो वैसे माहौल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वहाँ पर आप अपनी जड़ें जमाएं, जब वहाँ पर आतंकवादी बीजेपी वर्कर्स को चुन चुन कर मार रहे हो। तो बावजूद इसके बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और बीजेपी के पूरे डिजाइन की बात करें तो बीजेपी की कोशिश ये है कि कश्मीर में अभी जो लीडर हैं, चाहे एनसी के हों या पीडीपी के हों,
इन लीडर को परिवारवाद, करप्शन, ये जो कुछ भी इन लोगों ने किया है उसे पूरे तरीके से एक्सपोज करके कश्मीर वैली में भी दूसरे पॉलिटिकल फोर्स को ऊपर आगे किया जाए, ताकि उनके सहारे वहाँ पे अगर डेवलपमेंट वर्क हो तो कश्मीर के आम लोग उससे जुड़ सके और वहाँ पे फिर जो सेपरेटिस्ट फीलिंग फैलाई जाती है उस आवाज़ को वहाँ के लोग ही बहुत बलपूर्वक दबा सकें। ये पूरा एक बीजेपी का डिजाइन है। आपने देखा कि रोशनी घोटाला में भी किस प्रकार से जब उन नेताओं के नाम सामने आए पीडीपी और एनसी के टॉप लीडर्स के, तो उस समय बीजेपी इन मसलों को लेकर किस तरह से हमलावर थी। और बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि वैली में इन फोर्सेस को, जो कि चाहे महबूबा हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, इनसे परे भी पॉलिटिकल वॉइसेस सामने आए, उन्हें एक ताकत दी जाए, उनके मार्फत डेवलपमेंट वर्क से वहाँ के लोगों को जोड़ा जाए, जिससे कि जो सेपरेटिस्ट फीलिंग है उसे एकदम से खत्म किया जा सके। तो निश्चित तौर पे बीजेपी कम से कम अपने उस अभियान में सफल होती थोड़ी नजर आ रही थी। हालांकि गुपकार अलायंस जब बना तो वहां पर निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था चुनावी स्ट्रेटजी के लिहाज से वैली में। बिल्कुल इलियास जी, अब अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, गुपकार समूह में शामिल कई ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया था जो कि भारतीय हित के खिलाफ है। ऐसे नारे कौन दे सकता है कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा? इसके बावजूद ऐसे नारे दिए गए। क्या आज आपको नहीं लगता कि जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने निकलकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है, ये उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा है? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारा जो स्टेट अपैरेटस है, जिन लोगों ने ऐसी बातें कही है उनको डील करने के लिए हमारा स्टेट अपैरेटस है जी। लेकिन साथ साथ जो 5 अगस्त 2019 का जो वाक़ा हो गया, टाइम के लिए आपने बंद रखी। आज डीडीसी के इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले भी कुछ लोग जो हैं उनको डिटेन कर दिया गया। यहाँ तक कि जो हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही है वो तो ये भी कह रही है कि पुलिस अबडक्ट कर रही है। मैं उस चीज के साथ नहीं हूं कि पुलिस अबडक्ट कर सकती है किसी बंदे को, बट ये है कि आम लोगों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो नजरिया है वो 5 अगस्त 2019 के बाद बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आज मैं समझता हूं कि आप तो कुछ घंटे ही बाकी बचे हैं। मैं एक छोटा सवाल ले लूं कि मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ये बताइए कि क्या ये मुनासिब नहीं है वो लोग जो पाकिस्तान परस्ती को आगे बढ़ाते हैं हिंदुस्तान में, वो लोग जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं हिंदुस्तान में, उन लोगों पर तो नकेल कसनी पड़ेगी ना? आप देश को विभाजनकारी ताकतों के हाथ में तो नहीं छोड़ सकते। इलियास जी, छोड़ा जवाब दीजिएगा। वो बात तो जरूरी है। देखिए, 50% लोग आप बता रहे हैं लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में, दैट मींस कि वो लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम पे विश्वास रख रहे हैं। तो उन 50% लोग से ज्यादा कुछ लोग हैं जो घर में बैठे हुए, जिन्होंने लोग वोट नहीं डाला, बट उनको भी डेमोक्रेटिक सेटअप पे भरोसा है। बट आप एक ही तराजू में सबको नहीं तोल सकते। जिन लोगों ने हमारे देश के खिलाफ बोला है उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ तो कश्मीरी आवाम बहुत बेहतर आपने ये बात कही। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार उन तमाम तत्वों के खिलाफ लगातार काम कर रही है। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचार सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं रुझानों की, जिसकी पल पल की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं।